Happy Navratri, everybody. Yes, we are back with a very special edition of Star Darbar. Yes, as I told you, that this will be some rocking event with a person who actually writes the story. And also, the songs he has been writing for all these years. We are going to celebrate him. We are going to celebrate the idea of writing with him, and he's none other than Sanjay Chail ji, who is right here with us with a beautiful smiley face. Sanjay ji, namaskar and welcome to Star Darbar. थैंक यू सो मच. नमस्कार आपको भी. और मैं राइटर, गीतकार के अलावा डायरेक्टर भी हूँ. मेरी फिल्में भी मैंने काफी डायरेक्ट की है. एक बार याद दिला दो, अपना प्लग इन कर दो थोड़ा, मेरा अपना पब्लिसिटी. नहीं, पब्लिसिटी की तो आप बात ही कुछ ना करें, क्योंकि यू आर ऑलवेज डूइंग समथिंग और अदर. Okay, and I have to tell you this, as he just said, that he is not only a lyricist, not only a scriptwriter, he's a director. Of course, he's a fantastic artist, guys. You have to see his paintings. That we're going to talk about it as well. So the first thing is, I would love to ask you that how was this Navratri, what you did, and how you spent usually Navratri with your family and friends. यहाँ जूहू में एक टूलिप स्टार होटल है. वहाँ पे यहाँ के जो नॉर्थ वेस्ट बॉम्बे का जो ग्रुप है, बंगाली ग्रुप है, जो मतलब मुखर्जी फैमिली फिल्म, जिनका फिल्मालय स्टूडियो था, और एस मुखर्जी, जो बड़े बड़े मतलब जिन्होंने बॉम्बे टॉकीज खोली थी, वो लोग, और बाकी के भी बंगाली कलाकार यहाँ पे बहुत अच्छी दुर्गा पूजा करते हैं टूलिप स्टार जूहू में, और बहुत भव्य होती है. वहां मैं अक्सर जाता हूँ. फिर मेरे ऑफिस के पास लोखंडवाला में अभिजीत सिंगर जो है, वो दुर्गा पूजा रखते हैं, वहां जाता हूँ. और बाकी गुजराती के बहुत सारे डांडिया के एक्सपीरियंसेस होते हैं इन दिनों, क्योंकि बहुत से ग्रुप होते हैं, जैसे प्रीति पिंकी है, जैसे कि फाल्गुनी है. फाल्गुनी तो शायद इस साल यूएसए में है, लेकिन ऐसे बहुत सारे ग्रुप है जो मुझे चीफ गेस्ट के लिए बुलाते हैं, या कहीं कुछ जगह मेरे दोस्त बजाते गाते हैं तो उनको मिलने जाता हूँ. तो नवरात्रि इज अ वेरी कलरफुल फेस्टिवल फॉर बंगालीज एंड ऑल्सो फॉर ऑल सब इंडियंस के लिए, और गुजरातीज के लिए खास. मैं एक्चुअली गुजराती हूँ इसलिए कह रहा हूँ कि हम तो गरबा डांडिया करने के लिए मतलब कभी भी तैयार रहते हैं. तो हमारे वहाँ शादी में भी गरबा डांडिया हो जाता है, और नवरात्रि में तो खास होता है. हम माता अम्बा की और सबकी आराधना करते हैं. गरबा से हम शुरू करते हैं, और फिर फिल्मी संगीत पे, फिर फोक पे, उसके बाद तरह तरह के म्यूजिक पे लोग डांस करते हैं, और बहुत ही खूबसूरत दृश्य होता है. कलरफुल लड़के लड़कियां जो कपड़े पहन के आती है, देखने का अपने आप में लगता है कि आंखों के सामने बहुत सारे रेनबो डांस कर रहे हैं. बिल्कुल सही कहा आपने. एंड आई कैन रियली टच योर वाइब, यू नो, बिकॉज मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं जब देखती हूँ, और क्या होता है ना कि यूएस में लगभग, आई डोंट नो अबाउट इंडिया बिकॉज मैं इंडिया में गई नहीं कभी. यहाँ पर जो मैं देखती हूँ कि 10 से 12 हजार लोग एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, एंड दे प्ले गरबा, दे डांस विद द ट्यून द होल नाइट. द एनर्जी दैट वी सी इन द एयर, वो एनर्जी देखकर ही आपको अंदर से कुछ अलग ही डांस करने का मन हो जाता है. हाँ बिल्कुल, डांस करने का वो मूड हो जाएगा. हाँ, इट कैन बी 1 o'clock एट नाइट. आजकल बम्बई में तो टाइम की लिमिट परमिशन कम हो गई है. लास्ट 2 साल तो थी ही नहीं, इस बार थोड़ी बढ़ेगी, लेकिन फिर भी हमको 12 बजे तक बंद कर देना पड़ता है. बहुत सी जगह पे 10 बजे भी बंद करना पड़ता है, तो शाम को 7 बजे से लोग शुरू हो जाते हैं. लेकिन जब मैं कॉलेज में था, और उन दिनों आज से 20-25 साल पहले इतनी पाबंदी नहीं थी. अब पूरी रात डांडिया खेलते थे, गरबा खेलते थे. अहमदाबाद में, बड़ौदा में आपका जो गुजराती लोगों का जो नवरात्रि जो होती है, वो बहुत ही मतलब सुंदर देखने जैसी होती है. अहमदाबाद में भी होती है, हर शहर में गुजरात में होती है. लेकिन बड़ौदा में क्या है कि वो लोग फिल्मी गानों पे डांस नहीं करते, वो अलग ट्रेडिशनल गाने जो होते हैं या नए बनवाते हैं. जैसे आपके वहाँ पूजा में नया संगीत बनता है ना, वैसे वहाँ नए गरबे बनते हैं, वहाँ नया संगीत होता है, और एक साथ 20-25 हजार लोग, 15 हजार, 10 हजार लोग इतनी डिसिप्लिन से डांस करते हैं, और बहुत बड़ा राउंड होता है, तो वो देखने का बहुत मजा आता है. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. संजय जी, एक चीज मैं बताऊंगी कि जैसे मैंने शुरुआत ही ऐसा किया है कि वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट योर 30 years इन द इंडस्ट्री. ओके, ठीक है. ऑलमोस्ट. हाँ, तो जब आप अगले साल 30 साल
30 साल ऑफिशियली हो जाएंगे। वैसे तो 32 साल की मैं, शुरुआत में मैं असिस्टेंट डायरेक्टर भी था और मैं गुजराती में भी लिखता था टीवी सीरियल्स। हिंदी फिल्मों में मेरा ऑफिशियल, हाँ आई कैन से 30-32 साल तो हो गए, अगर असिस्टेंट डेज से गिना जाए तो। अरे वाह, क्या बात है। और सो मैंने लकीली मैंने बहुत ही यंग एज में शुरुआत की थी, जो कॉलेज में ही मैंने डायरेक्टर रमेश तलवार, राहुल रवेल, इन सबको असिस्ट किया। और बाद में कॉलेज के बाद में सीरियल लिखने लगा था, नुक्कड़ पार्ट 2, फिल्मी चक्कर वगैरह। तब मैंने आशुतोष गोवारिकर की पहली फिल्म थी पहला नशा, वो लिखी और फिर उनका असिस्टेंट भी था मैं। उसके बाद तो फिल्मी चक्कर और यस बॉस फिल्म और खूबसूरत और रंगीला सब कुछ ये होता गया। मैं एक चीज पूछना चाहूंगी कि ये जी जो डायरेक्शन का जो एक जुनून जो आप में जो सवार हुआ, बाद जी में, बट जी। हाउ दैट हैपन, हाउ यू रियली थॉट दैट यू वांट टू बिकम अ डायरेक्टर? से 93 से 98 तक मैंने काफी फिल्में लिखी, काफी सीरियल्स लिखी। और कुछ फिल्में मुझे उन्होंने बहुत नाम दिया, जैसे रंगीला है, यस बॉस है, कच्चे धागे है। कुछ फिल्में नहीं भी चली और मुझे लगा कि अगर अल्टीमेटली फिल्म का जो मीडियम है वो डायरेक्टर का मीडियम है, तो मेरी अपनी स्क्रिप्ट को सबसे ज्यादा जस्टिफाई मैं कर पाऊंगा। ऐसा नहीं है कि राम गोपाल वर्मा या अजीज मिर्जा या सुभाष घाई, सतीश कौशिक, इन सब के साथ मैंने काम किया, डेविड धवन, सब बेहतरीन डायरेक्टर है। लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि ये सीन मैं होता तो कैसे करता। और मैं बहुत कुछ लिख के थोड़ा बोर भी हो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं ही फिल्म बनाता हूँ। और मैंने संजय दत्त जो मेरे मित्र थे, है, उनको अप्रोच किया और उनकी इमेज से हटकर, तब वो एक्शन फिल्में वगैरह ज्यादा करते थे, तो उनकी इमेज से हटकर मैंने खूबसूरत फिल्म बनाई जिसमें उर्मिला मातोंडकर थी। उर्मिला जी की भी एक सेक्स अपील वाली, एक सेक्स सिंबल की, एक मॉडर्न लड़की की इमेज थी, उसको मैंने एक सिंपल सी घरेलू लड़की में पेश किया। और संजय दत्त जो एक्शन के हीरो माने जाते थे, उन्होंने पहली बार फील गुड सिनेमा में काम किया। उसके बाद तो ऑफ कोर्स मुन्ना भाई वगैरह काफी उनकी फील गुड फिल्में आई, लेकिन मैंने सबसे बड़ा रिस्क वो लिया था संजय दत्त के साथ के मैंने उनको फील गुड म्यूजिकल पिक्चर में लिया। और काफी मुझे उसके लिए सराहा भी गया। शुरुआत में काफी लोगों ने डराया भी कि ये कैसे चलेगी, कौन देखेगा, लेकिन संजय दत्त ने इतनी अच्छी तरह काम किया, उर्मिला ने इतनी अच्छी तरह काम किया, जतिन ललित का म्यूजिक बहुत अच्छा था, जिसका अभी भी गरबा में मैं जाता हूँ तो गाना बजता है, घूंघट में चांद होगा, आंचल में चांदनी, सच वो में। गाना। और एक चीज है संजय जी, पूछना चाहती हूँ ये बात कि संजय दत्त से जो गाना गवाया गया, राइट, जी द सॉन्ग दैट ए शिवानी, वो आइडिया आया कहाँ से, कैसे आपने सोचा? एक्चुअली उसमें एक सिचुएशन थी कि वो संजय दत्त घर में एज ए कॉनमैन है, लेकिन घर में एज ए गेस्ट बन के घुस आया है और सबका दिल जीत लेता है वो। लेकिन ये लड़की जो है उर्मिला, काफी उदास रहती है, काफी रुखी सुखी सी है, तो उसको छेड़ना, उसको हंसाना, उसको खोलना, उसका उसके कैरेक्टर को, उसके व्यक्तित्व को उभारने के लिए गाना था। तो हमने सोचा एक छेड़खानी का गाना हो, लेकिन हमको नॉर्मली टपोरी गाना नहीं करना था। तो ये गाना खुद गाने का आइडिया संजय दत्त का था। और हम बैठे थे, मैं और संजय, तब दौड़ फिल्म की भी शूटिंग चल रही थी, तो हमने रात को बैठे बैठे ट्यून और ऐसे एक गाना इम्प्रोवाइज किया और बाद में जतिन ललित ने रिकॉर्डिंग की और संजय दत्त ने इतना अच्छा उसका रियाज किया था कि आप मानेंगे नहीं, पूरा गाना 15-20 मिनट, आधे घंटे में वो गा के चले गए, क्योंकि उनका कन्विक्शन उतना था। और तब मैंने लिखा भी था शिवानी पर। बहुत सारी लड़कियां जो शिवानी नाम की, वो आज भी मुझे उसके लिए हेट करती है, क्योंकि उसमें काफी शिवानी का छोटा मोटा हाँ। मजाक भी था। ए शिवानी तू लगती है नानी, तू खड़ूस हाँ। खानदानी, क्या था, और जूस की दुकान में तू पीती है पानी, मरम्मत मांगे तेरी ये जवानी। तो बहुत छेड़खानी का अच्छा गाना था, टीजिंग सॉन्ग था, तो बहुत अच्छा गया, पॉपुलर हुआ। आज भी उसकी रॉयल्टी मुझे आती है, आज भी जहां जाता हूँ वहां लोग उस गाने को खूबसूरत के साथ याद करते हैं। तो इट वॉज अ वेरी स्पॉन्टेनियस डिसीजन, एंड हमने हफ्ते में गाना रिकॉर्ड कर लिया था। और संजय दत्त ने बहुत मेहनत की थी गाने में। एंड कैसे, ही लाइक, आपको ये आइडिया कैसे आया कि इस तरह का एक सॉन्ग अगर मैं करूंगा तो कुछ लाइक एक्चुअली एक्चुअली सच सच कहूँ तो मैंने और संजय दत्त ने बैठ के पूरा जैमिंग सेशन में ये गाना बनाया था। बाद में जतिन ललित भी उसमें ज्वाइन हो गए। तो इट्स टीम एफर्ट, और आइडिया इसलिए है कि इनसे गवाना चाहिए क्योंकि उनको म्यूजिक की ताल की सेंस बहुत, वैसे वो डांसर नहीं माने जाते, लेकिन उनको म्यूजिक की बहुत अच्छी सेंस है संजय दत्त को। उनके पास कलेक्शन भी बहुत अच्छा है, ब्लूज, रॉक, रॉक एंड रोल, और काफी अलग अलग गाने वो सुनते रहते हैं, लेट नाइट आफ्टर ब्लूज वगैरह। तो मुझे लगा कि इनमें एक प्रतिभा है और वो
अब तक तो एक्शन करते हैं, तो चलो गाना भी इनसे करवा के देखते हैं, और उन्होंने बहुत ही कन्विक्शन के साथ ये किया. सो आई वाज सो हैप्पी एंड इट टर्न आउट बिगेस्ट हिट. Now you have worked with all three Khans, right? Amir Khan ji के राइट. साथ, and then Salman शाहरुख Khan के के साथ साथ, यार. शाहरुख खान के साथ, है ना? तो आपका जो इंटरेक्शन हुआ उन सबके साथ, वो जी. कैसा रहा? और like all three the big budget films and the stories and some of your directions. So how was it? एक्चुअली 4 खान मैंने सैफ अली के साथ भी काम किया कच्चे धागे फिल्म में. एनीवे Ah, लेकिन शाहरुख खान को मैं जब मैं नया नुक्कड़ सीरियल शुरू हुई, नुक्कड़ पार्ट 2, तब अजीज मिर्जा को मिलने अक्सर वो आते थे. उसके पहले सर्कस फिल्म टीवी सीरियल की शूटिंग में मैं जाता था, क्योंकि उसमें मेरे मित्र नीरज वोरा भी एक रोल करते थे, कभी कभी आशुतोष भी उसमें रोल करते थे, तो उनको मिलने जाता था. तब वो सर्कस के सेट पे शाहरुख से जान पहचान हुई थी. राजू बन गया के सेट पे कभी 1-2 बार गया, तब थोड़ी दोस्ती बढ़ी, जानकारी हो, तब वो स्टार भी बनने लगे थे, बनने की के मोड़ पे थे. और फिर जब यस बॉस शुरू की, तब वो ही वाज ऑलरेडी अ बिग स्टार, एंड ही लाइक माय ह्यूमर, ही लाइक माय सेंस ऑफ ह्यूमर, एंड हमारे टेस्ट बड़े कॉमन थे. वो भी दिल्ली थिएटर से थे, मैं भी गुजराती थिएटर से, बम्बई से था. और आई मस्ट से कि शाहरुख इज मोस्ट वेल रेड एक्टर इन द इंडस्ट्री. तो हमारा लिटरेचर का हो या ड्रामा का हो या फिल्मों का हो, जो भी साहित्य लिटरेचर होता था, तो उसके बारे में उसे पता होता था. तो हमारी इंटरेक्शन उस तरह हुई किताबों को लेके, एंड ही इज अ वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन, एंड आई लव टू वर्क विथ हिम इन ऑल 4-5 फिल्म्स आई हैव डन, बिकॉज कभी भी मतलब एनर्जी इतनी होती थी, पॉजिटिविटी, और हमारी कुंडली बहुत अच्छी मैच कर गई. आमिर के साथ भी अच्छी दोस्ती रही. आमिर ने भी रंगीला में जो टपोरी का कैरेक्टर था मुन्ना, उसको एक डिग्निटी दी, एक ग्लोरीफाई कर दिया उसको. उसने कैरेक्टर गिरने नहीं दिया, वो सड़क छाप नहीं लगा, आम आदमी लगा. तो उसमें आमिर का बहुत बड़ा योगदान कह सकता हूँ. स्क्रिप्ट के अलावा, स्क्रिप्ट तो अच्छी थी, राम गोपाल वर्मा ने डायरेक्शन भी बहुत अच्छा किया था, पहली बार इस तरह गाने शूट हुए थे. और सलमान के साथ तो एक बार हम शाहरुख के थ्रू ही मेरी मीटिंग हुई थी, फिर दोस्ती हो गई. फिर उन्होंने मुझे 1-2 फिल्म लिखने के लिए बुलाया, और फिर मैं उनके साथ मैं 3-4 फिल्में की. सलमान इज अ बडी, इज अ कूल गाय, एंड मतलब अलग ही बंदा है वो तो, राजा आदमी है. तो उसके साथ पर्सनल दोस्ती भी बहुत रही, पार्टियां भी बहुत की, और अच्छे बुरे समय में सलमान इज ऑलवेज विथ मी. तीनों खानों की अपनी अपनी क्वालिटी है. जैसे शाहरुख स्पॉन्टेनियस बहुत है, आमिर इज वेरी वेरी पर्टिकुलर एंड वेरी सिंसियर इन हिज वर्क. सलमान खान इज जस्ट बीइंग हिमसेल्फ, बीइंग ह्यूमन, बीइंग सलमान. उस पर्दे पे आते हैं और स्टारडम छा जाती है. वो इतना बाहर से प्रिपरेशन दिखाते नहीं है, लेकिन उनकी अंदर की प्रिपरेशन बहुत बड़ी होती है. So it was pleasure working with all these Khans, you know. Besides, I've done a couple of films with Govinda. पार्टनर में गोविंदा के साथ मैंने अच्छा काम किया. तो पार्टनर में गोविंदा ने बहुत इम्प्रोवाइज भी किया, और सलमान गोविंदा की जुगलबंदी जोड़ी और एक गिव एंड टेक भी बहुत अच्छा था. तो इट वाज अ ब्यूटीफुल जर्नी. मैं पार्टनर के बारे में पूछना चाहती हूँ. दैट्स अ सुपर हिट मूवी, राइट? एंड the comedy you create, it is not like, by looking at the character you feel like that, oh my god, abhi to kuch hone wala hai, abhi to hum log, like, you know, like there will be a sin or a particular dialogue, maybe a word, okay? So when you write a story, right, when you write a story, what you really keep in your mind? Do you write the story just like you want to write it, or sometimes it also happens that nahi, ek story mujhe aise likhna hai ki jo main I mean जिसमें सलमान खान होंगे और नहीं तो गोविंदा जी होंगे. So अक्सर ऐसा होता है कि डायरेक्टर के साथ बैठ के जब कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, तब एक स्टार का मन में ध्यान होता ही है, अगर बड़े डायरेक्टर हैं, बड़ी प्रोडक्शन कंपनी है तो. लेकिन मैंने कभी उस तरह नहीं सोचा कि ये डायलॉग पर्टिकुलर एक्टर बोलेगा तो कैसा लगेगा, उनके परफॉर्मेंस पे कैसा असर होगा. मैंने अपने हिसाब से लिखा, लेकिन एक्टर ये सब इतने मंजे हुए हैं कि वो अपने रंग में ढाल देते हैं. और फिर दूसरी बात है कि मैं सेट पे हमेशा अवेलेबल रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर डायरेक्टर के मन में बहुत सी टेंशन होती है, एक्टर अपने हिसाब से करना चाहता है, तो मेरी लिखी हुई स्क्रिप्ट को मैं गार्ड करने के लिए, उसको संभालने के लिए, जैसे तलवार लेके एक आदमी खड़ा होता है
या कैमरा पकड़ के उसका एक कैमरा का एक अटेंडेंट होता है, उस तरह मैं अपनी स्क्रिप्ट को अटेंड करता हूँ कि ज्यादा उसमें तब्दीलियां ना हो जाए, और हो तो मेरे साथ मिलके हो, इम्प्रोवाइज हो तो साथ में हो। तो सेट पे रहने से, राइटर के सेट पे रहने से बहुत फर्क पड़ता है, स्पेशली इन रोमांटिक कॉमेडीज, जहाँ छोटे छोटे मोमेंट्स, छोटी छोटी न्यूएंसेस पे हम ध्यान देते हैं। और दूसरी बात की, जैसे रंगीला में राम गोपाल वर्मा का भी इनपुट बहुत था अच्छा। वो लंबे सीन को अच्छी तरह शूट कर सकते थे, काट सकते थे। इज ए गिफ्टेड डायरेक्टर। एंड जब यश बॉस और मैंने फिर भी दिल्ली हिंदुस्तानी वगैरह फिल्में लिखी, और किस्मत कनेक्शन वगैरह, तो अजीज मिर्जा इनके साथ मैंने बहुत काम किया था। तो मैं ही इज लाइक अ फादर फिगर टू मी। एंड उनकी कहानी की सेंस बहुत अच्छी थी। वो जब स्क्रीन प्ले डायलॉग कहीं भटक जाए तो वो कहते हैं ये भटक रहा है, इसको तुम सुर में वापस लेके आओ कहानी में। सो इट वॉज अ क्रिएटिव प्रोसेस, एंड आई विल डेफिनेटली से कि इट इज टीम वर्क, एंड डायरेक्टर की मुझ पर कन्विक्शन, मेरी स्क्रिप्ट पे कन्विक्शन, और एक्टर की, हम दोनों पे कन्विक्शन बहुत जरूरी है। डेविड धवन के साथ मैंने 3-4 फिल्में की, अभी भी आगे फिल्म प्लान कर रहा हूं मैं, हम लोग मिलते रहते हैं। वो एक अच्छे डायरेक्टर तो है ही, कॉमेडी की सेंस तो उनमें है ही, लेकिन अच्छे एडिटर है। तो वो पेज पे, जब पन्ने पे सीन जब लिखा हुआ होता है, तब वो देख लेते हैं कि इसमें क्या एक्स्ट्रा है, कैसे काटूंगा, उस सीन को इतना नपातुला बना देते हैं कि उनकी फिल्म कभी बोर नहीं करती। सो सब, हर डायरेक्टर की अपनी अपनी एक कला है, खूबी है, वो जिससे मुझे सीखने को भी मिला। और जब मैं डायरेक्टर बना, तो इन सब डायरेक्टरों के साथ जो मैंने अनुभव लिए, वो मुझे काम आए, आज तक काम आ रहा है। संजय जी, 30 years in this industry, है ना, फिल्म तो है ही आपके पास, but at the same time I want to ask you about TV series also. You have done such beautiful TV series as well, you know. उसमें से एक है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, है ना, इट वाज सुपर हिट। जी जी। आइडिया कहाँ से आया, कैसे मिला आपको ये आइडिया कि अच्छा इस पे हम बनाते हैं? तारक मेहता में तो मैंने बहुत सारे एपिसोड नहीं लिखे, लेकिन जो स्पेशल एपिसोड जो होते हैं वो मैं लिखता हूँ। और तारक मेहता गुजराती के बहुत बड़े राइटर हैं, थे, अब तो रहे नहीं, और उनकी सीरियलाइज स्टोरीज इसी नाम से, दुनिया ने उंधा चश्मा के नाम से, चित्रलेखा नाम का हमारा यहाँ बहुत पॉपुलर मैगजीन है, उसमें 1970 से आता था। मतलब अभी तो 50 साल उस कॉलम को भी हो गए ऑलमोस्ट, अब तो रहे नहीं, तो अभी कॉलम बंद हुई। उन्हें 30-40 साल इन कैरेक्टर्स पे लिखा उन्होंने, तो कैरेक्टर्स रेडी थे, कहानियां रेडी थी। और फिर उसकी प्रिंसिपल टीम जो थी, आसिफ मोदी प्रोड्यूसर, वो सब लिखते गए। मैंने एक्चुअली उस पर बहुत कम काम किया, शुरुआत में काम किया था, और बीच में जब कोई स्टार्स आते हैं तब मुझे वो लोग रॉकेट से उतारते हैं, प्रमोशनल एपिसोड वगैरह हो या कुछ स्पेशल एपिसोड हो। तो मेरी आखिरी एक सीरियल आई थी, 7 फेरों की हेरा फेरी, सब टीवी पे, वो भी अच्छी गई थी। उसके पहले मेरी आई थी सोनी पर, ये उन दिनों की बात है, दैट वाज वेरी पॉपुलर। तो बातें तो ऐसे चलती रहेगी बिल्कुल। एंड सॉरी, so our chatting, the way we are doing with Sanjay ji, is going to go on, because not only, as I told you guys, that he's not only a scriptwriter, not only a lyricist, not only a director, he's a fantastic artist by himself. And mostly, you know, he is also very spiritual, because when you see his art, it is mostly about the God, or about the inner love, or about something that he is feeling inside. I love the sketches that you always do. So how you got that inspiration to start painting? Actually, I am very lucky. I am from a family where my everybody is, मेरे घर में काफी लोग चित्रकार हैं। मेरे फादर आर्ट डायरेक्टर थे, जो सेट्स बनाते थे ड्रामाज में, फिल्मों में। तो ही वाज स्टूडेंट ऑफ जेजे स्कूल ऑफ आर्ट। तो मुझे भी उसमें जाना था, लेकिन फिर जा नहीं पाया। सोचा कि मम्मी ने कहा कि इंजीनियरिंग कर लो, उस जमाने में इंजीनियरिंग की काफी डिमांड थी, तो इंजीनियरिंग कर ली। तो उसमें भी मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में ज्यादा मार्क्स मुझे आते थे, तो मुझे जेनेटिकली मेरा हाथ अच्छा है पेंटिंग वगैरह में। तो बीच में कई साल मैंने नहीं किया था, लेकिन पिछले 10-15 साल से पेंटिंग करना मेरे लिए इट्स वेरी थेरेप्टिक, मेरे लिए ध्यान है वो। जब मैं करता हूँ तो बहुत खुश रहता हूँ। पेंटिंग के वक्त में खो जाता हूँ, मुझे पता नहीं चलता कितना वक्त गया।
लिखने में तो क्या है कि आदमी 1-1.5 घंटे में थक के स्क्रिप्ट या पेपर एक एक तरफ रख के आदमी सोच सकता है, लेकिन पेंटिंग में कांस्टेंट करना पड़ता है। आपका ध्यान, आपका पूरा, आपकी जो इनर साइकी है उसमें कैनवास में उतारनी होती है। तो पूरी दुनिया आसपास की मैं भूल जाता हूँ, एंड इट रिलैक्सेस मी। मेरे एग्जीबिशंस भी हुए गुजरात में। एम एफ हुसैन और दोषी आर्किटेक्ट जो है बीवी दोषी, उनकी गैलरी है गुफा, अहमदाबाद की गुफा नाम की बहुत बड़ी गैलरी है, जहाँ बड़े बड़े पेंटर्स की पेंटिंग होती है। वहां मेरी एग्जीबिशन हुई है सोलो। जहांगीर आर्ट में मेरी ग्रुप एग्जीबिशन में मेरा काम रखा गया 2 बार। और भी कई गैलरीज में मैंने ग्रुप मित्रों के साथ एग्जीबिशंस किए हैं। अब जहांगीर में मेरा सोलो एग्जीबिशन भी होने वाला है, जहांगीर आर्ट, जो बम्बई की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी है और प्रेस्टिजियस। तो वहां अभी मेरा एप्लीकेशन अप्रूव हो चुका है, तो अब मुझे अगले साल शायद, क्योंकि ये कोविड की वजह से 2 साल बंद था, तो अभी सब आगे पीछे हो गया। तो अभी जो जिनको 2 साल में नहीं मिला चांस, उनको इस साल मिलेगा, उसके बाद मुझे अगले साल ईश्वर ने चाहा तो चांस मिलेगा। और मैं आपको मेरे पेंटिंग्स भी मैं दिखाऊंगा आपको, जो आप इंटरव्यू में यूज कर सकती हैं। तो आई ऑल्सो ट्राई टू से समथिंग इन पेंटिंग, लाइक मेरी एक सीरीज है मैन इन द मून, तो उसमें आदमी और चांद के बीच का रिलेशन मैंने दिखाया है। मैंने दुर्गा माता पर एक बहुत सिंपल सा एक स्केच कहो या पोर्ट्रेट कहो, हाफ फेस का बनाया था, वो भी मैं आपको पेश करूंगा। तो गणपति की मैंने काफी चित्र किए। गणपति फेस्टिवल में लोग पूजा करते हैं, तो मैं, मेरी यही पूजा है। मैं इस तरह के कर्मकांड में मैं ज्यादा विश्वास नहीं करता, ऐसा तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ज्यादा पता नहीं है उसके बारे में। हालांकि श्लोक वगैरह आते हैं, संस्कृत भी थोड़ी बहुत आती है, क्योंकि मेरी माँ है वो संस्कृत की प्रोफेसर रह चुकी है, और मेरे फादर ने मोस्ट ऑलमोस्ट 600 से ऊपर ड्रामाज में सेट्स किए। आपके बंगाली तापस तापस सेन नाम की जो लाइट डिजाइनर थे, उनके साथ भी काम किया। तो माय फादर डिजाइन सेट्स फॉर 5 लैंग्वेजेस एंड 600 प्लेज एंड 35 फिल्म्स। तो एक तरफ मुझे फिल्मी और ड्रामेटिक घर में एटमोसफियर था, एक तरफ मेरी माँ जो लैंग्वेज की प्रोफेसर, तो लैंग्वेज भी मेरी वहां से अच्छी हो गई। तो संस्कृत थोड़ा बहुत सीखा, अंग्रेजी ठीक थी मेरी, हिंदी तो बचपन से ही हम बम्बई में बोलते हैं। और फिर मुझे एक बहुत बड़े राइटर विजय तेंदुलकर, मराठी के बहुत बड़े राइटर, जिनके हिंदी में भी नाटक हुए, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में लिखी है हिंदी की, जैसे अर्ध सत्य वगैरह। तो एक बार उनसे मिला, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम कहानियां लिखते हो इतनी अच्छी, गुजराती में लिखते हो, हिंदी में कोशिश करो। फिर मैंने हिम्मत रखी और मैं हिंदी में कहानियां लिखते गया, और छपती भी गई। और फिर हिंदी सीरियल्स आ गई, उसके पहले मैं गुजराती सीरियल लिखता था। फिर हिंदी सीरियल्स चल गई, फिल्मी चक्कर वगैरह बहुत बड़ी हिट हुई थी, तो कॉन्फिडेंस आ गया, भाषा शुद्ध हो गई। और मेरे आसपास के लोग भी अच्छे थे, जो मुझे सुधारते गए, संवारते गए, मेरी कमियां मुझे बताते गए। तो मैं तो ये कहूंगा, और मैं ये, क्या होता है टीवी पे लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं इंटरव्यू में, इसलिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैंने जितना काम किया, मेरे डायरेक्टर्स, मेरे को आर्टिस्ट से लेकर मेरे टेक्नीशियन, सबसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। वरना फिल्म एक ऐसा मीडियम है कि जिसमें उसकी पढ़ाई, उसका एजुकेशन कभी खत्म ही नहीं होता। तो मैंने एक लाइटमैन से भी सीखा है, एक मेकअप मैन से भी सीखा है, हीरोइन से भी सीखा है, डायरेक्टर भी सीखा है, एक्टर से भी सीखा है कि कैसे छोटे डायलॉग्स लिखने की, कैसे पंच लाइन बनाना। तो लंबी लंबी बात कोई सुनना नहीं चाहता, वो प्रवचन लेक्चर हो जाता है। तो काम करते करते मैं सीखा हूं। तो आई वॉज वेरी लकी दैट आई वर्क विथ सुभाष गाय, सतीश कौशिक, राम गोपाल वर्मा, डेविड धवन, मिलन लूथरिया, मैं मधुर मधुर भंडारकर, जिसकी मैंने फिल्म लिखी थी दिल तो बच्चा है। और उसके बाद अभी आई थी मेरी 4-5 साल पहले इंदु सरकार, जो एक इमरजेंसी पर फिल्म बनी थी, इमरजेंसी के माहौल पर पॉलिटिकल फिल्म थी। तो मुझे बहुत अच्छे लोग मुझे मिले। तो मेरी जर्नी में मैं उसके लिए ऊपर वाले का आभारी हूँ कि मुझे अच्छे लोग मिले, और मुझे सीरियल्स में भी और फिल्मों में भी। अशोक पंडित ने मुझे बहुत बड़ी सीरियल दी थी, फिल्मी चक्कर। तो और बाद में वो मजरू सुल्तानपुरी का शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। उस तरह मेरा जीवन भी एक दोस्तों का कारवां है, जिसमें काफी प्रोजेक्ट बनते गए। कुछ फिल्में चली, कुछ नहीं चली, लेकिन रेशियो अभी भी अच्छा रहा है। 30-35 साल में 30 साल में 30-35 फिल्में लिखी, उसमें से 25 से ऊपर तो
कामयाब रही या नोटिसेबल रही। एक बच्चों की फिल्म मैंने लिखी थी हेलो, उसके लिए नेशनल अवार्ड भी मिला था। संतोष शिवन नाम के बहुत बड़े डायरेक्टर है जिन्होंने अशोका फिल्म बनाई थी, एंड इज अ गिफ्टेड कैमरामैन, बहुत ही बड़े सिनेमाटोग्राफर है साउथ के। उनकी पहली फिल्म मैंने लिखी थी जिसका नाम है हेलो, HALO, जिसमें एक बच्ची और एक कुत्ते का की दोस्ती की बात है। अभी भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप जरूर देखिए, वन ऑफ माय बेस्ट वर्क। एब्सोल्युटली संजय जी, वो मूवी तो एब्सोल्युटली। और फिर इंदु सरकार जिसके बाद अभी अभी आपने किया है, आई हैव वॉच्ड इट एंड आई जस्ट लव्ड द वे the story was flowing, you know, because उसके so डायलॉग्स को भी काफी सराहा गया था यार। हाँ, because 2 घंटे में आप कितना स्टोरीज आप बोल पाओगे, राइट? कितने सारे स्टोरीज, लाइक यू नो, बट इट वाज रियली so attractive and so beautifully presented, and of course the actress was such I mean she really did a fantastic work. Because it was so naive, bilkul simple one character, and that was awesome. And I just really loved it, you know. Another thing I want to ask, and for that movie, for Indu Sarkar, you chose the main character with Tota Rai Chaudhary, I do believe so. Yeah, Bengali actor, fantastic actor. Hanji. So that was casting done by Madhur Bhandarkar, and in fact, I didn't know much about him. I knew that he's a good actor, but when I met him, then I can sense his persona. I can felt his persona and his eyes, very interesting, piercing eyes, you know. बंगालियों की वैसे भी आंखें अच्छी होती है, मैं आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। हर बंगाली एक्ट्रेस की देखिए आंखें कितनी अद्भुत होती है। और बंगाली और एक बंगाली एक्टरों में एक बात मैंने देखी है कि ठहराव होता है। जो ठहराव, एक पॉइज, वो टोटा राय चौधरी में बहुत ही अच्छा था। और वो कैरेक्टर को इतना अच्छा हमको लगने लगा कि दिस गाय इज अ गवर्नमेंट ऑफिसर ड्यूरिंग इमरजेंसी टाइम, एंड हाउ मच ही इज सफरिंग, और हाउ मच ही इज sucked in the vortex of politics. उन दिनों की जो बात थी। तो it was a great casting by Madhur Bhandarkar, and Madhur is a great director and very dear friend. मैं जब लिखता था राम गोपाल वर्मा की फिल्में, तब वो रामू जी को असिस्ट करता था। तो मधुर से मेरे इतनी अच्छी दोस्ती है, मैं आज भी उसको तुम कह के पुकार सकता हूँ। भाईचारा है, दोस्ती तो बहुत छोटा शब्द है। एक चीज है संजय जी कि अभी अभी जैसे आपने बताया, यू हैव like you are, I can say that you are really touched by the Bengali novelists. The other day we were talking about it कि आपने हाँ तो किस तरह से पढ़ा है अपने all those books, and you were just saying the names like a river, you know. I was like, oh my God, he, like, you know, I understand that you love to read. लेकिन एक चीज बताइए that from all these novels, you know, did you ever find any like motivation to write your own stories? Oh, many. Bengali literature मेरी कमजोरी है। भारत में हर जगह लिटरेचर बहुत अच्छा है, गुजराती में भी है, मराठी में भी है, लेकिन बंगाली लिटरेचर की कुछ अलग ही बात है। और वो मुझे बहुत एक मैग्नेटिज्म उसमें, एक नॉस्टैल्जिया, एक क्लास है। तो मैंने किसका नाम लूं, मतलब टैगोर से लेकर सुनील गंगोपाध्याय तक, या बाकी इतने राइटर्स है, जरासंघ, और इतने राइटर, बिमल मित्र, बहुत से लेखकों को मैंने उनके, ऑफ कोर्स बंगाली में पढ़ नहीं सकता हूँ, समझ सकता हूँ, फिल्में देखता हूँ तब, लेकिन मैंने ट्रांसलेशन काफी पढ़े हैं। और ऑफ कोर्स सचेत रे, ऋत्विक घटक, ये तो सबके फेवरेट डायरेक्टर्स हैं। एक और डायरेक्टर मुझे बहुत ही पसंद है जो अभी नहीं रहे, तपन सिन्हा। तपन सिन्हा ने बहुत अच्छी फिल्में बनाई थी, और मेरा सौभाग्य था उनको मिलने का, और उन्होंने मेरी कुछ फिल्में देखी थी और मुझे आशीर्वाद भी दिए थे, मेरा काम पसंद करते थे। तो इसलिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ, लकी समझता हूँ। और एक इंसान जिन्होंने मेरी जिंदगी बदल डाली, वो है ऋषिकेश मुखर्जी, मेरे फेवरेट डायरेक्टर, जिन्होंने महान पिक्चर, आनंद हो या नमक हराम हो या गोलमाल हो या सत्यकाम हो, इतनी महान फिल्में बनाई, सबके लाडले ऋषिदा। उनसे मैं अक्सर मिलता था। उनको एक सीरियल बनानी थी, एक अलमारी पर सीरियल थी कि एक अलमारी किस तरह
अलग अलग घरों में जाती है और कैसे कहानी आगे जाती है, वो बना नहीं पाए हम, क्योंकि बाद में उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रही, उनकी उम्र हो चुकी थी। लेकिन वो मैं उनके पास अक्सर जाता था इंस्पिरेशन लेने, और उन्होंने ही मुझे खूबसूरत टाइटल दी। उनके पास था टाइटल। हमारी फिल्मों में ऐसा होता है कि जो फिल्म एक बार बन चुकी होती है तो उससे परमिशन लेनी पड़ती है प्रोड्यूसर से। तो उन्होंने बोला तुम बना रहे हो, मैंने कहानी सुनाई, उन्होंने 1 सेकंड में जो लेटर दे दिया। इतने बड़े दिल के थे ऋषिकेश मुखर्जी। उनके साथ काम करके बहुत मजा आया, रानी मुखर्जी के साथ काम करके बहुत मजा आया। और मेरी फिल्मों में सलील दा के बेटे संजय चौधरी ने मान गए मुगले आजम में बैकग्राउंड म्यूजिक दिया था, और भी कई पिक्चरों में। तो उनके साथ भी बहुत मजा आया काम करके। बंगाली बहुत सारे मित्र भी हैं मेरे, तो मैं आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे ट्रांसलेशन ही सही लेकिन पढ़ने को मिला। एक किताब मुझे बहुत अच्छी लगती है, जरासंध नाम के जो राइटर हैं, जो खुद जेलर थे और जिन्होंने अपने जेल के जो एक्सपीरियंसेस थे उसकी एक बहुत मोटी किताब लिखी है, लोह कपाट जिसे कहते हैं। उस किताब की एक कहानी से बिमल रॉय ने फिल्म बनाई थी बंदिनी। विमल रॉय भी इतने महान, उनकी भी फिल्में देखता रहता हूँ, तो तब तो मैं रात को नींद नहीं आती, मुंह छुपा लेता हूँ कि उन्होंने कितना अच्छा अच्छा काम किया, हम तो उसके मतलब एक, एक अंश तक भी पहुंच नहीं पाए। तो बंगालियों का तो बंगालीज का फिल्मों में बहुत असर है। अब ऐसी छाप है। सचिन देव बर्मन का गाना जब भी मैं सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई कोई मसीहा, कोई पैगंबर की आवाज आ रही है, कोई कोई साधु कोई दूर बैठ के गा रहा है मंदिर में बैठ के या कहीं पर्वत पे, और मैं सुनते रहता हूँ। तो सलील चौधरी एंड एस डी बर्मन तो मेरी वीकनेस है। मतलब मैं एस डी बर्मन के बारे में बात करूंगा तो आप अगली नवरात्रि तक आप बात सुनते रहेंगे। क्या बात है, तो थोड़ा सा हमें सुना दीजिए। कोई बात नहीं, अब बताइए। नहीं, आर डी बर्मन सबके चाहिए थे। आई वॉज वेरी लकी इन वे। मैं जब कॉलेज में था तब एक सीरियल बनती सुबह। आप तो तब बहुत छोटी रही होंगी, मैं भी तब छोटा ही था, 15-16 साल का था। मुझे एक टीवी सीरियल थी सुबह, उसमें अगेन बंगाली डायरेक्टर भरत रंगाचारी, उन्होंने मुझे शायद बंगाली थे, उन्होंने मुझे एक स्टूडेंट के कैरेक्टर के लिए उस फिल्म में सीरियल में कास्ट किया था। और उस सीरियल में आर डी बर्मन ने टाइटल सॉन्ग गाया था। उन्होंने सिर्फ एक ही सीरियल में बैकग्राउंड म्यूजिक और गाना गाया था, वो थी सुबह। तो मेरी एंट्री पर गाना बजता था, सुबह को कर सलाम, आरडी की आवाज में। तो हम तो तब 15-16 साल के थे, हमको लगा हम तो अमिताभ बच्चन बन गए। आरडी बर्मन ने हमें प्लेबैक दे दिया, मासूम थे उतने। फिर मैंने आरडी बर्मन के साथ गीत लिखने की बड़ी बहुत कोशिश की, लेकिन उन दिनों उनकी तबीयत भी अच्छी नहीं थी, उन्होंने काम कम कर दिया था। और जब मैं इंडस्ट्री में थोड़ा मेरा नाम हो या मैं अपनी पहचान बनाऊं, तब तक वो हमें छोड़ के चले गए थे। वरना जीवन में एक अधूरी इच्छा रह गई कि बर्मन दा के साथ, सचिन दा तो बहुत ही सीनियर, मतलब मेरे जन्म के वक्त ही शायद वो चले गए थे, लेकिन आर डी बर्मन को मिलने का मौका मिला। मैं भाग्यशाली हूँ, नसीब वाला हूँ कि मैंने गुलजार साहब के साथ भी काम किया। मेरी पहली फिल्म में उन्होंने 3-4 गाने लिखे थे, तो उनके साथ बैठ के मैंने एस डी बर्मन की, आर डी बर्मन की बहुत सारी बातें सुनी, सलील दा की बातें सुनी। सलील दा की बातें तो मैं इनसे भी सुनता रहता हूँ, संजय चौधरी से। और बिमल मित्र को पढ़ता रहता हूँ, बिमल रॉय की फिल्में देखता रहता हूँ। और मेरी फेवरेट फिल्म, ऑल टाइम फेवरेट फिल्म है बंगाली फिल्म, जो है जिसमें छवि विश्वास ने कमाल का काम किया था। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट इन बंगाली, बट जलसा घर, जलसा घर, वो फिल्म देखकर मैं मतलब, और ऋत्विक घटक की मेघा का तारा, ये देखकर तो मैं मतलब 6 महीने में 8 महीने में एक बार तो देखता हूँ। अभी लॉकडाउन में तो मैंने काफी बंगाली दूसरी फिल्में भी देखी, बहुत अच्छी लगती है। Guys, we are with Sanjay Chill, and I know that you all are enjoying so much, but we have to go today. I know you want to be here, but you know what? The time's up, and I promise you that I will see you again next week with Sanjay Ji, and we will talk more. But please subscribe to our YouTube channel, that is Mana TV.
And also, please do subscribe to our Facebook page, comment, follow us, love, share, and like us, and see the episodes that Mana TV International and Mana TV is doing. All right. So please share your thoughts for that. And my friends and Sanjay ji, thank you so much for being here tonight. And I hope to see you again next week. So till then, stay healthy, stay safe. Love you all. Mwah.